नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लक्सर के झीवरहेड़ी गांव में 7 साल पहले ग्राम प्रधान के परिवार पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजे कोर्ट ने सभी 9 आरोपियों को दोषी माना है। उन्हें 7 अलग अलग धाराओं में अधिकतम 8 साल की कैद तथा 42,000 रुपए जुर्माना देने या 11 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 2016 में झीवरहेड़ी के तत्कालीन प्रधान के परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला किया गया था। इसमें गांव के मुश्ताक, फयाज, इशफाक, रियाजुल पुत्रगण, नूरबख्श, निसार, इशाक पुत्रगण, एहसान इलाही, सलमान पुत्र सुल्तान, जाकिर पुत्र फिदा हसन व शेरली पुत्र रियासत आरोपी है। पुलिस ने इनके खिलाफ आरोप पत्र भेजा था। सुनवाई के दौरान मोहम्मद सज्जाद, चंद्रपाल सिंह व श्यामलाल ने आरोपियों की तरफ से पैरवी की थी। सुनवाई के बाद अपर जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी ने सभी 9 आरोपियों को 7 अलग अलग धाराओं में दोषी माना है। जिससे ये लोगों ने रंजिशन अगले दिन जब ये लोग वहां पर अली हसन, मुनसब, मेहरबान, महबूब, नूर हसन, जो ये सलीम के परिवार के लोग थे, खेत में काम कर रहे थे, तो तभी ये लोग आए मुलजिमान, जिसमें इशाक, मुस्ताक, फैयाज, रियाजुल, शेर अली, दूसरा इशाक, जाकिर, सलमान, निसार, ये 9 लोग आए और आते ही इनके ऊपर हाथों में बंदूक, तबल, लाठी, डंडे, सब तलवार लेकर आई है और उन्होंने आते ही। तो उत्तराखंड के काशीपुर में विगत दिवस एक आम के बाग में आधा दर्जन से अधिक बंदरों के शव मिलने से मचे हड़कंप का आज पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 9 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की, जिनको पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बताते चले कि बीते रोज बाजपुर रोड स्थित एक आम के बाग में लगभग 8 से 10 बंदरों के शव बरामद हुए थे, जिसके बाद वहां लोगों का हुजूम जुड़ने लगा था। जमकर हंगामा भी हुआ, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बंदरों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसमें पाया गया कि बंदरों को जहर देकर के मारा गया है। जिसके बाद पुलिस ने आम के बाग के ठेकेदार 9 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बंदरों की जहर देने की बात को कबूल किया। इस मामले का आरटीआई थाना पुलिस में पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए मीडिया के सामने आरोपियों को सामने लाते हुए बताया कि गिरफ्तार सभी आरोपी बरेली शहर उत्तर प्रदेश से हैं, जिन्होंने बंदरों से आम की फसल नष्ट होने से बचाने की जहर दिया था। सूचना पर तत्काल आईटीआई थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुंची और मौके पर उन्होंने सभी वन्य जीवों को पूरे आम के बाग में पूरी छानबीन और तलाशी लेने के बाद वन्य जीवों को कई सारे वन्य जीव 8 वन्य जीव मृत पाए गए थे और उनको निकाला भी है और उनको तत्काल पशु चिकित्सालय भेजा है। चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए वेस्ट यूपी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से झपटी गई 2 सोने की चैन बरामद हुई है। पिछले दिनों बेल सेक्टर 3 निवासी अशोक कुमार की मां के गले से सोने की चैन झपट ली गई थी और इसी तरह के आपको बता दें कि 4 दिन पूर्व उर्मिला निवासी T120 शिवालिक नगर के गले से उस वक्त चेन झपट ली गई थी जब वो घर के पास कूड़ा फेंकने गई थी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चेन स्नैचर कैद हो गए थे, जिसके बाद सीआईयू और रानीपुर कोतवाली पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में जुटी है। हरिद्वार एसपी क्राइम रेखा यादव का कहना है कि रानीपुर कोतवाली पुलिस और सीआईयू की संयुक्त टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोनू उर्फ अभिनव पुत्र स्वतेंद्र उपाध्याय निवासी ग्राम बलिया थाना बमोरा जिला बरेली यूपी एवं जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र गोविंदराम कस्बा थाना सुभाष नगर जिला बरेली बताया है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया। शहर क्षेत्र में लगातार कुछ घटनाएं चेन स्नैचिंग के संज्ञान में आती, जिसके चलते तहरीर मिलने पर उसमें अभियोग पंजीकृत किए गए एवं टीम डिप्यूट की गई। क्योंकि ऐसी घटनाएं शहर के लिए एक भय की स्थिति पैदा करती है, हमारे द्वारा इसमें टीमों का गठन किया गया, उन्हें अलग अलग टास्क दिए गए। इसी क्रम में हमें एक सफलता हासिल हुई है, जिसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिनके द्वारा शहर क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को कारित की गई थी। क्योंकि अभियोग पंजीकृत था, अभियोग मिल गए हैं। इसमें खबर विकासनगर से है, जहां बारिश से
लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। बताते चले कि पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान थे। जब बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। वहीं किसान राजेश कुमार का कहना है कि मक्के की फसल का समय में, लेकिन बारिश लगभग 15 दिन लेट होने से मक्के की फसल खराब होने की कगार पर है। इसमें बारिश थोड़ा लेट हुई है। लगभग जो है 15-20 दिन पहले कुछ मक्की की फसल लोगों ने बीज दी थी, जिसपे गहरी धूप का बहुत ज़्यादा असर पड़ा है और जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वही जो अगली फसल है उसके लिए कितनी कारगर साबित होगा? अगली फसल जो है धान की जो फसल है उसके लिए थोड़ा बारिश ठीक ही रहेगी। देखिए इसमें बारिश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। राजनाथ सिंह पहुंचे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री, विधायक इस दौरान मौजूद रहे। दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा। राजनाथ सिंह जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सीएम धामी ने उनका जोरदार स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री, विधायक इस दौरान मौजूद रहे और दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए राजनाथ सिंह। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, देहरादून दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। बड़ी खबर, अहम जानकारी। कैबिनेट मंत्री, विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। दून में आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में राजनाथ सिंह शामिल हुए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया और प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए राजनाथ सिंह। बीजेपी के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर लोकसभा सांसद अजय टमटा अल्मोड़ा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के स्वर्णिम 9 सालों के कार्यकाल में किए गए कार्यों की चर्चा भी की। सांसद अजय टमटा ने कहा कि उनकी लोकसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व और रिकॉर्ड तोड़ कार्य हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में लोकसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा क्षेत्र के 4 जनपदों में मेडिकल कॉलेज, PMJSY सड़क के तहत प्रत्येक जनपद में 300 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। कॉलेज को हमने शुरू किया है। हमारे 2 बैच वहाँ से निकल चुके हैं। पिथौरागढ़ के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए हम भारत सरकार से 400 करोड़ रुपए लेकर आए हैं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर एक विधानसभा के अंदर लगभग 300 किलोमीटर रोड बनी है, जो हर एक गांव को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री सड़क है। उसका हम भारी भरकम बजट लेकर आए हैं। मेरे जो डबल लेन की सड़कें थी, हमने लगभग हमारी NH घोषित हो गई है। एक बहुत बड़ा बजट हमारे पास अभी आ गया है, जो चौसली से पांडुआ खाल तक जाएगी। वो हमारी कोसी होते हुए, दोराहट होते हुए चौक। खबर देहरादून से, जहां तीसरी G20 के आयोजित होने वाली बैठक पर शहरी विकास मंत्री ने बताया कि पहले हो चुकी बैठक के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है और इस बार त्रिवेणी घाट पर गंगा आरती आयोजित की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि सभी संबंधित विभागों को 20 जून का अल्टीमेटम दिया गया और इसके साथ ही उन्होंने PM और CM को धन्यवाद दिया। 2 बैठकें हो चुकी हैं रामनगर और ऋषिकेश में। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले हमने डेवलप किया था वो स्थायी तौर पे किया था, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक ऐड इसमें ये हुआ कि त्रिवेणी घाट में गंगा आरती होनी है, उसको लेके पूरी तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा विभाग काम कर रहा है। और जितने भी एयरपोर्ट से लेकर वेस्टिन तक और वेस्टिन से लेकर त्रिवेणी घाट तक तमाम व्यवस्थाएं, चाहे वो PWD को लेके होंगी, सिंचाई को लेके होंगी, हमारे विभाग की तरफ से होंगी या बिजली विभाग की तरफ से, सभी कंप्लीट लगभग हो गई है। 20 तारीख का उनको हमने टाइम दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस तरह से 2 सफल बैठकें अभी तक हुई है, तीसरी बैठक भी सफल हो गई और इसके लिए विशेष धन्यवाद अपने माननीय
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज सशक्त नहीं हो सकता। उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के साथ ही महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समाज में चर्चा के साथ ही सार्थक प्रयास भी हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने महिलाओं के शोषण और जमकर आलोचना की थी। कहा कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर कानून भी आना चाहिए। शोषण तो बहुत ही गलत बात है। अगर किसी इस तरह की चीज हो रही है जहां बच्चियां किडनैप हो रही हैं या बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो सख्त से सख्त कानून आना चाहिए और सख्ती से इन लोगों के साथ निपटना चाहिए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर खड़े हो रहे विवाद और सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो को लेकर केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी है। मंदिर प्रबंधन ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय की माने तो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने वाले दानदाता की श्रद्धा पर सवाल उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही दानवीर है जिन्होंने 2005 में बद्रीनाथ में भी दान किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस और सपा पार्टी पर जमकर कटाक्ष भी किए। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोने को लेकर लगातार विवाद हो रहा है। विवाद पर फिलहाल बयान सामने आया है। गर्भगृह समिति के लोगों ने सफाई दी और इस पूरे प्रकरण को एक राजनीतिक षड्यंत्र बताया। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, देखिए, कपाट बंद होने से पहले पिछले साल तमाम चैनलों में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में ये खबर चली कि केदारनाथ में 550 सोने की प्लेटें चढ़ाई जा रही हैं और अलग अलग प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने ये बताया, ये दावा किया कि वो 1.25 अरब की इसका सोना चढ़ा है और लगभग कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल ने ये दावा किया कि 200 किलो से ऊपर वो सोना है। अब जब कुछ दिन पहले केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित गर्भगृह में गए तो उन्होंने देखा कि जो सोना लगाया गया था उसकी रंगत उतर गई है, रंग उसका उतर गया है, वो पीतल और तांबे के से लग रहे हैं। तो उन्होंने एक प्रेस नोट, एक बयान जारी करा है। बाकायदा जो तीर्थ पुरोहित समुदाय है उसके जो उपाध्यक्ष हैं, केदार सभा के उपाध्यक्ष, उन्होंने बयान जारी किया और हमने भी जानकारी प्राप्त की। तो जो ये मामला मुझे जो पूरा लग रहा है कि इसमें मंदिर समिति की भारी चूक हुई है। मंदिर समिति ने एक बहुत बड़ा आपराधिक कृत्य, मैं इसको आपराधिक कृत्य कहूँगा, कि वो किया है। मंदिर की संपत्ति को अगर दानदाता ने कुछ दिया है। वह केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने पर विवाद खत्म नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर नए नए वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वहीं इन वायरल वीडियो को लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने सफाई दी। मंदिर प्रबंधन ने इस विवाद को राजनीतिक षड्यंत्र बताया। वहीं अब मंदिर के भीतर के कुछ नए वीडियो जारी किए गए। वीडियो में सोने की पॉलिश भी दिखाई दे रही है और इस पॉलिश को मंदिर की दीवारों पर किया जा रहा है, जिसके बाद केदारनाथ के लगभग सभी तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर लगे इस सोने के विरोध में आ गए। वहीं राज्य में इसको लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि देश में अन्य भी मंदिर है, लेकिन सारे विवाद मंदिर समिति के अधीन मंदिरों से ही क्यों उठ रहे हैं। जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कुछ षड्यंत्रकारी देवभूमि के दान पर सवाल खड़ा कर रहे, दानदाता की मंशा पर सवाल उठाना जो कि सही नहीं। आपको बता दें कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के गर्भगृह में 230 किलो सोने की 560 प्लेटों को दान किया गया था, जिसका काम कपाट बंद होने के बाद बद्री केदार मंदिर समिति ने शुरू किया था, जिस पर अब सवाल उठने लगे। जहाँ वो बनाया गया है उसको निर्माण करने का काम उस दानदाता का ही है। और अभी जब कल और उसकी
जांच की गई तो प्रत्यक्ष रूप से वो शुद्ध पाया गया। अब बिना देखे बिना समझे आरोप लगाना ये देवभूमि की मर्यादा को खंडित करने वाले कुछ शरारती तत्वों का काम है, और मैं जो भी इसे प्रश्न खड़ा करेगा उसे मैं शरारती तत्व ही कहूंगा। और मेरा ये कहना है कि देवभूमि के दान पर प्रश्न खड़ा करके वो दानदाता का अपमान कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। मैंने कल अखिलेश यादव जी से भी कहा चैनल के माध्यम से कि आप केदारनाथ आइए, बद्रीनाथ आइए, लखनऊ से गाल बजाने से कुछ होने वाला नहीं है। कल केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा है। उत्तराखंड एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं, पुनः एक बार धामी राज में बुरे काम के लिए। तमाम ऐसे मंदिर हैं हमारे देश के अंदर जिसमें सोना लगा हुआ है, वो पीतल नहीं होता। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में अजेंद्र जो कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, वो फोटो सेशन करवाते हैं सोना लगने के बाद। वो खुद अपने ऑफिशियल पेज से उसको ट्वीट करते हैं, और उस वक्त भी विवादों में थे वो कि गर्भगृह में फोटो खिंचाना जब आम आदमी के लिए मना है तो अजेंद्र अजय ने कैसे खिंचाई। और आज आप साफ मुकर जाते। उत्तराखंड में हो रही सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली घटनाओं की रोकथाम के लिए हरिद्वार के सैनी आश्रम में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई धर्मों के प्रमुख लोगों ने शिरकत करते हुए सभी से एकता, भाईचारा और शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि अच्छे समाज के लिए सभी धर्मों को साथ बैठने की जरूरत है। उन्होंने कहा कोई भी धर्म इंसानियत को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित नहीं करता, और ऐसे में समय समय पर सभी धर्मों के लोगों को बैठना चाहिए। तो भाईचारा कायम रखने की अपील की जा रही है। कई धर्मों के प्रमुखों ने शिरकत की, और आपको बता दें कि हरिद्वार में इसका आयोजन किया गया था, जहां स्पिरिचुअल फाउंडेशन सर्वधर्म सेवा का आयोजन किया गया था। भाईचारे कायम रखने की भी अपील इस दौरान की गई। जो आज खोया हुआ है, आज जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, अपने जो ग्रंथ है उसकी बात को कोई भी प्रूफ नहीं करता संसार में, लेकिन आज सहयोग में हम हर ग्रंथ की बात को प्रूफ करते हैं। चाहे कुरान शरीफ है, भागवत गीता है, आपके जो गुरु ग्रंथ है, बाइबिल है, और उसमें जो लिखा है उसको हम साइंटिफिक प्रूफ करते हैं। और भविष्य में जो सहयोग से मंत्र की बीमारी ठीक होगी, कोई भी पितृदोष है, सर्प दोष जो बताते हैं लोग, वो सबको आप खुद ठीक कर सकते हैं, और इसका प्रूफ दिया जाएगा कि जो आदमी ये सैनी आश्रम में एक आदरणीय बंसल जी हैं, और ये सैनी सभा के जो लोग हैं उन्होंने एक अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है। समाज में शांति और सौहार्द कायम रहे, इस प्रकार के धर्माचार्यों को समय समय पर समाज के जो समस्याएं हैं उनके ऊपर मंथन करना चाहिए। इसमें समाज में अच्छा संदेश जाता है। तो इसी प्रयास के तहत में एक आयोजन हुआ था जिसमें मुझे आमंत्रित किया गया था मुख्य अतिथि के रूप में। मैंने आकर के और सभी धर्म के लोगों से वार्तालाप हुआ हमारा, और अच्छा संदेश हमारा। चंपावत जिले में रविवार की रात को रीठा साहिब जा रहे श्रद्धालुओं की बस सड़क पर पलट गई। हादसे में 25 तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनमें से 7 को गंभीर चोटें आई। उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार सिख श्रद्धालुओं से भरी बस श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा से पंजाब के लिए जा रही थी। इस दौरान रात करीब 10 बजे राष्ट्रीय राजमार्ग 9 धौन के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के वक्त बस में 61 यात्री सवार थे। हादसे की सूचना पर स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की टीम वहां पहुंची और रेस्क्यू चलाया। रीठा साहिब से लौट रही थी बस, जब यात्रियों से भरी बस पलट गई और ये बड़ा हादसा हुआ है। कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं, और ये हादसों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर रीठा साहिब से लौट रहे करीब 61 यात्री हादसे का शिकार हुए। हम पंजाब से रीठा जब मत्था टेकने आए थे, हमारी गाड़ी गिर गई। पुलिस ने हमारी बहुत मदद की, उन्होंने हमारे को हॉस्पिटल लेके आए, खाना दिया, को बहुत अच्छे से फर्स्ट एड दी, इमरजेंसी में संभाला और सभी को अच्छे से रखा, खाना वाना दिया सबको। तो हम इनका बहुत धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ से अभी रीठा साहब से पटना साहब के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में
अचानक से ये ब्रेक फेल हो जाने के कारण हमारा जो है एक्सीडेंट हो गया। कल रात्रि लगभग 10 बजे के आसपास में पंजाब से आ रहे श्रद्धालुओं की बस, जो कि गुरुद्वारा रीठा साहब में दर्शन करने के उपरांत वापस जा रहे थे, उनकी बस से चंपावत से लगभग 10 किलोमीटर दूर धोन के पास में पलट गई थी, जिसमें लगभग 25 श्रद्धालु घायल हो गए थे। उनको तत्काल सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की स्थिति थोड़ी गंभीर थी, जिनको तत्काल वहां से रेफर करके हॉस्पिटल। वहीं प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संगठन का चुनाव करने को लेकर अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव कराए जाने को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों के द्वारा एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा ने बताया कि पूर्व में संगठन का कार्यकाल कोरोना महामारी के कारण पूरा नहीं हो पाया और न ही उस दौरान संगठन में चुनाव की प्रतिक्रिया हो पाई है। इस कारण संगठन के त्रिवार्षिक चुनाव को इस वर्ष 20 जुलाई तक करने को लेकर संगठन के सभी पदाधिकारियों की सहमति बन चुकी है और पूरे प्रदेश में प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के चुनाव 20 जुलाई तक संपन्न कर दिए जाएंगे। हमारे चुनाव जो है चीजें है, उसको देखते हुए हमने जून तक थोड़ा अवॉइड रखा था, तो अब जून के बाद 20 जुलाई तक की हमने डेट दे रखी है। 20 जुलाई तक हम चुनाव करवाने के लिए हमने आज इस संदर्भ में हमारे जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं श्री प्रमोद गोयल जी, उनको कार्यभार दिया है कि भाई आप इसको संभालें और आपसे आचार संहिता भी लग गई है। तो हमारे महामंत्री जी ने जैसा भी पूरे सदन को बताया कि भाई अब जो है आचार संहिता लग चुकी है और हमारा जितना पूरा इसका वो है वो अब चुनाव अधिकारी देखेंगे। देखिए, चुनाव के संबंध में चुनाव चूँकि काफ़ी समय से ड्यू थे, इसलिए चुनाव के संबंध में हम लोग पहले से ही काफ़ी तैयार थे और चूँकि पहले ही लेट हो चुका है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम चुनाव करवा दें। हमें अगले महीने की 20 तारीख तक लिए चुनाव करवाने को कहा गया है। हम पूरी कोशिश करेंगे इस समय के अंदर चुनाव करवा पाएँ। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री और श्री संरक्षक हमारे बाबूलाल गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो आज मुझे मुख्य चुनाव अधिकारी घोषित किया गया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ उनका। प्लस मेरे साथ में जो मेरे सहयोगी के रूप में हमारे गढ़वाल प्रभारी सुरेश बिश जी, हमारे कुमाऊं प्रभारी अश्विनी छाबड़ा जी और हमारे राजेश अग्रवाल जी जीएसटी प्रभारी, ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे। बहुत ही अनुभवी टीम है हमारे पास। और हमें बागेश्वर जिला मुख्यालय में दो नदियां होने के बावजूद यहां पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यालय के भतरोला, भटगांव, मजुआ खेत, सैंज, आदर्श कॉलोनी समेत कई जगहों पर पीने के पानी की किल्लत हो रही है। लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो पाने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पीने के पानी की आपूर्ति नहीं हो पाने से ठाकुर द्वारा वार्ड के लोगों का पारा चढ़ गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने जल संस्थान कार्यालय परिसर में विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने पीने के पानी का समाधान न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी। सभी लोग बहुत दूर दूर जा रहे हैं पानी लेने के लिए, सबसे बड़ी दिक्कत है। और इस तरीके से अगर हम देखें तो पानी कुछ जगह आ रहा है और खाली बहता हुआ पानी भी हम देख रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पानी बहना गलत है। वो अगर हमारे काम आ जाए या परिवारों को, सब इतने सारे परिवार वहाँ पे रह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं, तो ये चीज़ गलत है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो देखें और एक बार जैसे अभी बता रहे थे भट जी की लाइन मैन की बहुत दिक्कत है, उसे कॉल करने के बाद भी वो नहीं आ रहे वहाँ पे, और सामने रहते हुए फ़ोन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम आएंगे बट नहीं आ रहे। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है सर। पानी नहीं आ रहा, पानी से हम परेशान हैं। नॉलेज आ रहे हैं और नदी में जा रहे हैं, वहाँ से पानी ला रहे हैं। और आजकल बच्चे छुट्टियां में आ रहे हैं, पानी नहाने को भी नहीं है, पीने को भी नहीं है। बस हमको जल्दी से पानी दीजिए। नंबर 6 भतरोला भट कॉलोनी। मैं पूरे ग्राम वासियों की तरफ से बोल रहा हूँ। 3 माह से यहाँ पानी की भारी दिक्कत चल रही है। कई बार प्लम्बर को बुलाने के बाद भी वो कहता है ये सारी गलती अधिकारियों की है। अधिकारियों के पास जाओ तो वो कहते हैं कोई हम जल्दी से जल्दी इस पर मतलब कार्रवाई कर रहे हैं। 3 माह से हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्लम्बर बार देखना है। मैंने यहाँ और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।